नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। मां हीराबा के महाप्रयाण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। मां से कुछ ऐसा उनका संबंध भी था भावनात्मक। जब अंतिम संस्कार में थे तब भी भावुक दिखाई दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बड़े भाई को ढांढस भी बंधाया, मुखाग्नि दी और उसके तत्काल बाद एक अपील उनके परिवार की ओर से जारी की गई कि आप लोगों ने जो प्रार्थनाएं की है उसके लिए धन्यवाद, और जो दिवंगत आत्मा है उसके बारे में विचार रखें और पूर्व निर्धारित अपने कामों में जुट जाए। एक मार्मिक अपील आती है। इसके बाद मोदी अपने कर्म पथ पर चल देते हैं, राजभवन जाते हैं और जो उनका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था पश्चिम बंगाल का, उसमें शिरकत करने के लिए कहते हैं। बस फर्क केवल इतना होता है कि वो कोलकाता नहीं जाते हैं, बल्कि वहीं से वर्चुअल जुड़ते हैं। आज जो उनका कार्यक्रम था पश्चिम बंगाल में, उसमें 7800 करोड़ के लोकार्पण और शिलान्यास हुए और साथ में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दी गई, जो हावड़ा से जलपाईगुड़ी तक चलेगी। और इसके साथ में उन्होंने अपना संबोधन भी दिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौजूद थी। उन्होंने बड़ा दुख जताया और कहा कि मां से बड़ा दुख क्या होता है। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि मोदी को शक्ति दे इस दुख को सहन करने के लिए, और साथ में उन्होंने यह भी आग्रह किया कि जरा आप अपना कार्यक्रम छोटा कर दीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री ने अपना विधिवत संबोधन दिया और कहा कि मैं निजी कारणों से आपके बीच नहीं आ सका, निजी कारण। और उसके बाद उन्होंने अपना संबोधन भी दिया और जो कार्रवाई होनी थी उस कार्यक्रम की वो भी पूरी की। मतलब एक कार्यक्रम और महत्वपूर्ण था, गंगा परिषद की बैठक, उसको भी संबोधित किया। अब इसको लेकर के लोगों में चर्चा शुरू हो गई। अरे, मोदी ने अंतिम संस्कार किया, कर्तव्य पथ में चले गए, कार्यक्रम में भाग लिया, क्या मतलब है इसका? और कुछ लोगों को बड़ा ऐसे जैसे लगा कि जैसे कोई झटका सा लगा। सोशल मीडिया में भी शुरू हो गया सब कुछ। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मोदी ने ऐसा क्यों किया, क्या संदेश देने की कोशिश की है? इसका आज हम एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो व्यक्ति इस तरीके के अपने दायित्वों का निर्वाह करता है, क्या उनमें कोई एक अलग तरह की ऊर्जा होती है? क्या उनके संस्कार कुछ अलग होते हैं? क्या उनके कुछ कार्यशैली कुछ अलग होती है? और अगर होते हैं तो ये क्या बिरले होते हैं? और इसी का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ है जाने माने प्रख्यात मनोवैज्ञानिक डॉक्टर निर्मल कुमार सक्सेना। डॉक्टर निर्मल कुमार सक्सेना 88 वर्ष के हैं, पीपीएन कॉलेज के प्राचार्य रहे हैं, लेकिन लगातार रिटायर होने के बावजूद कर्म पथ पर है। तो भी हमारे लिए एक मॉडल है, उदाहरण है, प्रेरणा के स्रोत है। और ताजुब तो जब हुआ जब उनको अपने कर्म पथ चलने के लिए एक इंटर स्कूल के प्रबंधन ने आमंत्रित किया, उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया
और रिसर्च कार्य अभी भी कर रहे हैं। आज मैंने उनसे निवेदन किया कि आप कैसे आएंगे, क्या करें। उनका अरे नहीं, मैं आ जाऊंगा, और जो नागपुर में एक कार्यक्रम हो रहा मैं उसमें भी जा रहा हूं। तो निश्चित रूप से प्रेरणा स्रोत है, और लगता है कि वही कोई विलक्षणता आप में भी दिखती है। मैं एक बार फिर डॉक्टर सक्सेना का अभिनंदन करता हूं, सम्मान करता हूं, आदर करता हूं, और ये जानने का प्रयास करूंगा कि डॉक्टर सक्सेना ये बताइए कि आज मोदी ने जो किया मां के अंतिम संस्कार के तत्काल बाद, क्या मैसेज देने का कोशिश की उन्होंने? देखिए, इसमें मैसेज कुछ नहीं था जी, ये व्यक्तित्व के ऊपर निर्भर करता है जी। उस व्यक्ति की अगर ईगो स्ट्रेंथ और कैरेक्टर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और वो कर्तव्य परायणता की तरफ प्रेरित होता है उससे, तो वो फिर अपने निजी हित या निजी स्वार्थ या निजी कार्य को सेकेंडरी मान लेता है, और जो उसका ऑफिशियल वर्क है या जो उसका कार्य है उसको प्राइमरी मानता है। मैं एक उदाहरण दूं, सरदार पटेल एक बार कचहरी में बहस कर रहे थे, उसी समय एक टेलीग्राम आया और टेलीग्राम में पढ़ के जेल में रख लिया, बहस पूरी की और उसके बाद वो चले गए क्योंकि उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। तो स्पाउस के बिछड़ना एक बहुत बड़ा स्ट्रेसर होता है, डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण होता है, लेकिन कर्तव्य के सामने उन्होंने उसको गौर समझा। पहले जिस कार्य के लिए, जिस क्लाइंट के लिए वो को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उस क्लाइंट से उन्होंने धन प्राप्त किया था, तो वो उन्होंने अपने कर्तव्य को इम्पोर्टेंस दी। इसी तरह से अगर इन्होंने ऐसा किया है, और ऐसे बहुत लोग करते हैं, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, ये निर्भर करता है कि उसकी पेरेंटिंग कैसे हुई है। अगर उसकी पेरेंटिंग आल्ट्रुइस्टिक ढंग से हुई है, समाज, मैं एक बात बता रहा हूं कि अगर किसी के पेरेंट्स या माँ या दादी अगर ये कहें, बच्चा एक 4 साल का है, 5 साल का है, वो खड़ा है बच्चा, लेकिन उसके सामने उसकी दादी अगर किसी को ये कहती है, उससे उसको नहीं एड्रेस कर रही है, ये कह रही है कि अपनों का ख्याल तो जानवर भी रखते हैं, इंसान वो होता है तो दूसरों का ख्याल रखे, और उस बच्चे के कॉग्निशन में पहली इंफॉर्मेशन ये इंटर होती है। मैंने काफी रिसर्चेस कराई है, प्रायर एंट्री इफेक्ट, जो इंफॉर्मेशन पहले उसके कॉग्निशन में, संज्ञान में जाती है, वो एवर लास्टिंग होती है। एवर लास्टिंग ही तो लॉन्ग लास्टिंग अवश्य होती है। तो वो व्यक्ति जब बड़ा होगा तो आल्ट्रुइस्ट होगा, परोपकारी होगा, समाज के ऊपर यानी अपने से ज्यादा दूसरे पर ध्यान रखेगा। और जिसके मदर अगर ये कह दें, बच्चा ये कहे कि मम्मी हम ये करना चाहते हैं, इनसे हम जाना चाहते हैं, इसमें तुम्हारा क्या फायदा होगा, ऐसी मदर्स भी होती हैं जो उसको कहेंगे तुम्हारा क्या फायदा होगा। तो अगर उसके कॉग्निशन में ये इंफॉर्मेशन इंटर हो गई कि तुम्हारा क्या फायदा होगा, हमें हर वो काम करना चाहिए जिसमें हमारा फायदा हो, तो इंडिविजुअलिस्टिक बनेगा, वो व्यक्तिवादी बनेगा। तो ये जो है मतलब जो जैसा सुना है, जैसा सूत्र बताते हैं कि इनकी माताजी ने भी इनको कुछ इसी तरह के टिप्स दिए होंगे जो उनके कॉग्निशन में है। और दूसरी बात जो कहा जाता है कि 2 साल हिमालय चले गए थे तपस्या करने, तो कुछ वो भी हुआ होगा, उसका असर भी आया होगा। और जो हम समझते हैं गीता के भी बहुत जानकार थे, गीता में भी कर्तव्य के ऊपर मैक्सिमम बल दिया गया है। तो जब वो जिसके
इस तरह के संस्कार परिवार से पढ़े हों, तपस्या से पढ़े हों और धार्मिक ग्रंथों में खासतौर पर गीता से पढ़े हों, जिसमें कर्म प्रधानता की बात है और कर्म परायणता की बात है, तो वो व्यक्ति इसी प्रकार का बनेगा जैसे पटेल बने या जैसे हमारे मोदी जी जो भी कर रहे हैं। ठीक बात। लेकिन अगर आपकी बात को ही हम माने तो जैसे उन्होंने एक अपील की, तो इस अपील के पीछे क्या था कि भाई अपने अपने काम में लगे, अंतिम संस्कार हो गया, परिवार के लोग अंतिम संस्कार में शामिल भी हो गए हैं, अब अपने अपने काम में लग जाइए। ये जो अपील की गई, मार्मिक अपील जानबूझ करके लोगों से, इसके बारे में क्या उद्देश्य था? देखिए, इसके अलग अलग नैरेटिव हो सकते हैं। जी। एक नैरेटिव तो यह है, अपील उन्होंने इसलिए की जी कि लोग बेकार में अपना काम छोड़ के और जो यानी सांत्वना देने आ जाएं, सांत्वना देने आ जाए जी, तो इसको अवॉइड करना चाहते थे। क्योंकि अगर वो काम छोड़ के वहां पे आ जाएंगे सिंपैथी दिखाने, तो जो उनके कार्यक्रम है वो भी इफेक्ट होंगे और वो जिस सीट पे बैठे वो भी इफेक्ट होंगे। और कोई होता तो राष्ट्रीय शोक भी यानी अनाउंस कर सकता था, ऐसे इंडिविजुअलिस्टिक भी हो सकते थे। तो वो इंडिविजुअलिस्टिक नहीं थे, क्योंकि राष्ट्रीय शोक की छुट्टी करना या सबको अपने काम से वोट कर देना, तो उनका जो बेसिक फंडा है कि हम यानी स्वाभिमान भारत बनाएंगे, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, तो उसमें एक एक घंटा एक एक मिनट इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम अपने को हमें डेवलप करना है तो डेवलप करने के लिए हमें लिबर्टी नहीं ले सकते कि एक दिन हम जाया कर दें। तो उन्होंने ये अपील की। एक नैरेटिव ये है, कुछ नेगेटिव माइंडसेट के लोग होंगे, उनका नैरेटिव दूसरा होगा। उनका ये होगा, देखो माँ को इग्नोर कर दिया। बताइए, माँ के लोगों को आने से भी मना कर दिया, वो मना कर दिया। तो जो नेगेटिव माइंडसेट के होंगे वो ऐसा सोच सकते हैं। तो नैरेटिव हमेशा, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, मोदी जी लाहौर से, काबुल से लौटते में लाहौर उतर गए और लाहौर में वो मिले। एक नैरेटिव है जिसको मैं भी एट्रीब्यूट करता हूं, शायद वो संबंध सुधारने का उनका एक प्रयास था, क्योंकि उन्होंने शपथ ग्रहण में बनाया था। फ्रांस में एक मीटिंग में बहुत ज्यादा ये इफेक्टिव हो गए थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति, ये नैरेटिव है। एक नैरेटिव भी बनाया गया जो नेगेटिव माइंडसेट के थे, या जानबूझ के बनाया, क्योंकि बनाया कि वो बिरयानी खाने गए थे। एक सज्जन ने कहा वो नवाज शरीफ की मम्मी के पैर छूने गए थे। एक ने कहा वो केक चाटने गए थे। तो 4 नैरेटिव्स हो गए। तो अब आप उस नैरेटिव की अगर कंटेनलिसिस करें, मैं मानता हूं कि उनका उद्देश्य यह रहा होगा कि पड़ोसी से संबंध अच्छे रखे जाएं, जितना भरसक प्रयास हो। जब उसमें सफल नहीं हुए तो उन्होंने इग्नोर कर दिया, लेकिन पूरा प्रयास किया। मैं मानता हूं वो प्रयास था। तो इस तरह से नैरेटिव्स तो होंगे। हम लोग मनोविज्ञान में एक शब्द यूज करते हैं, LKK, लोग क्या कहेंगे। जब इसकी कोई चिंता करता है तो काम नहीं कर पाता। ठीक बात है। एक बात और बताइए कि अभी आप कह रहे थे कि माँ का रहता है। अभी जब 100 साल की हुई हीराबा तो गए थे जन्मदिन मनाने के लिए। उस समय मोदी खुद लिखते हैं कि उन्होंने उनको संदेश दिया था कि कर्म करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। क्या अंत समय का ये शब्द भी उनको कहीं ना कहीं उनके माइंडसेट में चला गया? हो सकता है, जैसा आप कह रहे हैं जी, इसकी संभावना है। क्योंकि बहुत से केसेस ऐसे होते हैं कि उनको कुछ पहले थोड़ा सा आभास हो जाता है। जी।
तो उस ऐसा कुछ आभास हो, उन्होंने एज का भी तकाजा सोचा हो कि अब इतनी एज हो गई, तो उन्होंने चलते चलते भी बेटे को सीख दे दी, जाते जाते भी बेटे को सीख दे दी। तो ये तो अच्छी बात है। एक बात और भी है कि आज उन्होंने लिखा अपनी माँ के बारे में त्रिमूर्ति, और उसमें लिखते हैं तपस्या की यात्रा, निष्काम कर्म योग, और तीसरा वो लिखते हैं मूल्यों पर आधारित जीवन। 3 चीजें लिखते हैं अपनी माँ के बारे में, त्रिवेणी त्रिमूर्ति करते हैं। अगर हीराबा का अगर आप संघर्ष की गाथा देखिए तो ऐसा लगता है कि पूरा जीवन अभाव से ग्रस्त रहा। जब उनका 6 माह की थी तो माँ का निधन हो गया, पिता ने 2-2, 3-3 शादियाँ की, उनके बच्चों का लालन पालन, कम आयु में हीराबा की शादी कर दी, उनका लालन पालन, फिर उनके पति बने प्रधानमंत्री के पिता दामोदर दास का निधन हो जाता है 1989 में। बच्चों का पालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बच्चे कहते हैं कि माँ जो है, प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि वो बर्तन मांजती थी, पानी भरती थी, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कि कहा कि तालाब में कपड़े धोने जाती थी, पानी कुएं से भरती थी, 15 फीट ऊंचाई पे मकान था, वहाँ पर 2-2 घर। क्या जो ये संघर्ष की गाथा, और इतना ही नहीं बल्कि ये भी था कि सप्ताह में 5 दिन बाजरे की रोटी खाने को मिलती थी और कढ़ी केवल मिलती थी। क्या ये माना जाए कि जिन लोगों के परिवार ऐसे संघर्ष से जीते हैं, जिनमें संस्कार भी हो जाते हैं, उनके बच्चे या उनके जो बेटे होते हैं या उनके जो पीढ़ी होती है वो ज़्यादा श्रेष्ठ बनती है, बशर्ते कि जो चांदी के चम्मच के साथ पैदा होते हैं? क्या ऐसा भी है? हाँ, बिल्कुल ऐसा है जी। और ऐसे मनोवैज्ञानिक अध्ययन हुए हैं जी। एक प्रयाग मेहता ने सन 70 में एक अध्ययन किया था जी, जिसमें उन्होंने ये पाया कि जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं जी, उनके बच्चों में उनका अचीवमेंट मोटिवेशन हायर होता है और उनमें संघर्ष करने की क्षमता भी अधिक होती है। और किसी चाहे कंपटीशन में कोई बैठे उसमें भी संघर्ष करना पड़ता है, वो ज्यादा रेजिलिएंट होते हैं। रेजिलियंस का मतलब होता है बाउंसिंग बैक। उनमें असफलता को सफलता में बदलने की क्षमता होती है। और जैसा आपने कहा, जो संपन्न परिवारों में होते हैं वो बच्चे वो अपने को सिक्योर समझते हैं कि हमारे पास इतना धन है, हमें कभी अभाव नहीं रहेगा। तो उनमें संघर्ष करने की ना इच्छा होती है ना क्षमता होती है। ये एक बिल्कुल सही बात है जो आप कह रहे हैं, और मैं इससे एट्रीब्यूट करता हूँ इस नैरेटिव को, क्योंकि देखा है और मैं भी जिस फील्ड में वर्क अभी भी करा रहा हूँ उसमें भी रेजिलियंस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जो रेजिलिएंट हैं उनमें जो एलीट क्लास के लोग हैं उनमें रेजिलियंस कम है, और जो डिसएडवांटेज ग्रुप हैं उनमें रेजिलियंस ज्यादा है। और ये इनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि बताई गई आज है उसके अनुसार देखा जाए तो उसका भी कहीं ना कहीं प्रकाश दिखाई देता है। दूसरी चीज़ एक ये कि क्या आप मानते हैं कि मोदी के और मोदी के माँ के जो संबंध थे, जो भावनात्मक जुड़ाव था, जिस प्रकार से वो जाते थे, माँ के पैर धोते थे, उनको आँखों में लगाते थे, फिर उसके बाद माँ उनको मिठाई खिलाती थी, 1.25 रुपया भी देती थी, 11 रुपया भी देती थी, फिर आशीर्वाद भी देती थी, उनका मुंह भी पोंछती थी। इस अवस्था में और पूरा मोदी उनके, क्या ये माँ और बेटे का एक ये अनूठा उदाहरण है? हाँ, देखिए माँ के प्रति, क्योंकि वो उनकी पर्सनैलिटी में ग्रेटिट्यूड भी है जी, और ग्रेटिट्यूड जो है ये एक बहुत पॉजिटिव ट्रेट है। वो जरूर मन में जब मनन करते होंगे अपने वैल्यू सिस्टम को देखते होंगे जिससे वो लाभान्वित हुए, जिससे उनका नाम हुआ,
तो उसको अपनी माँ से जोड़ते होंगे, कि वो संस्कार, वो वैल्यूज उनको उनकी माँ ने दिए। तो माँ के प्रति प्रेम और वो तो सबको होता है, लेकिन एक डीप सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड कि हम माँ की वजह से इस स्तर पे पहुंचे हैं या इस स्थान में पहुंचने में हमारी माँ का भी योगदान है, तो ये उनका तरीका है। और उन्होंने अपनी माँ के ही नहीं, एक दलित बच्चों के भी पैर धोए थे, याद होगा आपको। जी हाँ, दलितों के धोए, वो भी धोए थे प्रयागराज में कुंभ के समय। हाँ जी। एक ये भी माना जाता है कि इतना लगाव था माँ के प्रति, लोगों ने कहा कि उन्होंने दिल्ली में अपने आवास पे नहीं रखा, खाली एक बार 2016 में वहाँ ही थी, कुछ देर के लिए रही और फिर चली गए। उनका सीधा सीधा कहना ये था, मोदी की ओर से भी ये जानकारी आई थी कि भाई हम उनकी इतनी देखभाल नहीं कर सकते हैं, ये है। तो क्या मोदी ने अपने परिवार को, अपने निजी संबंधों को जो है पीछे रखा और राष्ट्र को आगे रखा, इसलिए उन्होंने जो त्याग भी उनको परिवार के प्रति करना पड़ा, इसमें भी दो राय नहीं है? हाँ, बिल्कुल सही है। उन्होंने परिवार की तरफ कोई परिवारवाद नाम की चीज उनके व्यक्तित्व में बिल्कुल नहीं है। एक आप ये घटना बता रहे हैं, मैं घटना और बता रहा हूँ जी। उनकी सगी भतीजी ने हाँ क्वालिफाई किया था टीचर के लिए, और वो इनके पास गई जब वो मुख्यमंत्री थे, तो ये अपेक्षा की कि मुख्यमंत्री कह दें सिलेक्शन बोर्ड से। उन्होंने उसको 100 का नोट निकाल के दिया, बेटा ये किताब मिलेगी इंटरव्यू को, उसको तैयार करो, मैं किसी से कहूंगा नहीं। तो जिसके इतने बड़े, और नहीं तो बेटी तो जाने दो, आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश में कमीशन में, एक कमीशन के वो अभी भी शायद जेल में बंद है जी, उन्होंने एक जात के लोगों को इंटरव्यू में खूब नंबर दे डाले, 200 का इंटरव्यू में पीसीएस में, और उन्हीं की कास्ट के, मुख्यमंत्री की कास्ट के सारे लोग जो ऊपर के टॉप पोजीशन में आ गए। तो अपने ही नहीं, अपनी जात के लिए भी करते हैं, लेकिन मोदी ने अपने परिवार के लिए नहीं किया। वो हमेशा देश के बारे में सोचते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं जी, अपनी बैकग्राउंड, मेरी पूरी बैकग्राउंड कांग्रेस की है, मैं बचपन से लेकिन मैं मोदी को, मेरा भाजपा से कोई लेना देना नहीं, कोई संबंध नहीं है। मैं एक शिक्षक होने के नाते और सही को सही और गलत कहने की जो मेरी फितरत है, उसके नाते मैं ये बता रहा हूँ कि, और एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते, कि मोदी में ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं। और मैं एक हाथ और आगे जा रहा हूँ कि वो इंदिरा जी की तरह कैरिस्मेटिक लीडर, अभी तक नेहरू जी लीडर थे, कैरिस्मेटिक नहीं थे। कैरिस्मेटिक लीडर इंदिरा जी हुई है, कैरिस्मेटिक लीडर महात्मा गांधी थे, और ये भी कैरिस्मेटिक लीडर की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस तरह से ये अपना इनका कार्य हो रहा है। तो इसीलिए तो लोग कहते हैं कि अपनी कुछ ऐसी छवि बनाना चाहते हैं, कि इसीलिए बार बार कभी कभी ये होता है कि उनकी ड्रेस जो चेंज हो जाती है, कभी कभी लोग ये भी कहने लगते हैं कि साहब वो किसी बड़े पुरस्कार के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो इतिहास पुरुष बनना चाहते हैं, वो एक जितने भी महापुरुष हैं उनके बराबर खड़े होना चाहते हैं। कहते हैं इस कारण मोदी ये भी करते हैं और इवेंट मैनेजमेंट भी करते हैं, ऐसा भी लोग कर रहे हैं, जो आपने भी कहा। हाँ, देखिए इसमें भी अलग अलग नैरेटिव्स हैं जी। जो जेलस पर्सनैलिटी के लोग होंगे, जो उनसे जेलसी करते होंगे या उनको निगेटिवली परसीव करते होंगे, वो ये कहेंगे कि ये तो रविन्द्रनाथ टैगोर बनना चाहते हैं, दाढ़ी बढ़ा ली, ये तो ये बनना चाहते हैं। तो इसमें मेरी दो बातें हैं, एक तो बनना चाहते कि नहीं चाहते हैं, ये उनके एक्शन से उन्होंने ठेकेदारी ली है उनकी एनालिसिस करने की, क्या ज्ञान है उनको उस एनालिसिस का। जो ये एनालिसिस करते थे, मैंने एक देखा
कांग्रेस के एक नेता हैं बहुत बड़े, वो कहते हैं उनकी मम्मी के पैर छूने गए थे, कहते हैं बिरयानी खाने गए थे। क्या नैरेटिव सही है? तो इसी तरह से ये नैरेटिव भी जो आ रहा है। और अगर मैं दूसरी बात करता हूँ, अगर कोई व्यक्ति महान व्यक्ति को कॉपी करके उसकी तरह बनना चाहे तो उसमें खराब क्या है? मैं ये सवाल पूछता हूँ कि अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, आप हो, मैं हूं, कोई हो, अगर वो सोचता है कि महात्मा गांधी में ये गुण थे या रविन्द्रनाथ टैगोर में ये गुण थे, तो हम भी इस रास्ते पे चले और हम भी बड़े बने, तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। क्योंकि हम लोग जो बचपन में हमें याद है कि चौथे पांचवें पढ़ते थे तो महापुरुषों की जीवनी के बारे में हम लोगों को पढ़ाया जाता था। और पढ़ाए आने का उद्देश्य क्या था कि हम भी उस राह में चलने का प्रयास करें। तो अगर वो रविन्द्रनाथ टैगोर के रास्ते पे या गांधी जी के रास्ते पे चलने का प्रयास करते हैं तो उसमें गलत क्या है? अगर वो सरदार पटेल को फॉलो करते हैं तो उसमें गलत क्या है? तो अगर महान व्यक्ति को और कुछ अपने को ही महान समझे, दूसरे को ना समझे, वो गलत है। लेकिन अगर किसी महान व्यक्ति को कोई फॉलो करना चाहता है तो मेरी समझ से उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन दूसरी चीज, जैसे इवेंट मैनेजमेंट की बात की जाती है कि मोदी कुछ भी करते हैं उसमें इवेंट मैनेजमेंट दिखता है, वो एक अलग दिखता है। इसके बारे में क्या कहना है आपका? क्योंकि मोदी के कैरेक्टर से ही आज हम मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कर रहे हैं। देखिए, इसका तो मैं ये कहता हूँ जी कि मोदी में एक विधा है, वो है कनेक्ट होने की। वो जनता से या किसी से बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं और कनेक्ट होने से वोटों में या आपकी ख्याति में या आपकी इमेज में इजाफा होता है। तो अगर वो ये सोचते हैं कि हम फ्रीक्वेंटली कनेक्ट हों तो फ्रीक्वेंट इवेंट्स भी होंगे, क्योंकि इवेंट्स ही से तो हम कनेक्ट होते हैं, घर बैठ कर तो कनेक्ट नहीं हो सकते। तो हमारा जो कनेक्शन होगा पब्लिक से एट लार्ज, पब्लिक एट लार्ज, वो होगा। और एक और चीज मैं बता दूं, क्योंकि मैंने वो पॉलिटिकल साइकोलॉजी का भी कुछ अध्ययन किया है और वोटिंग बिहेवियर का एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे प्रोजेक्ट दिया था 1971 में। तो मैं वोटिंग बिहेवियर के बारे में अच्छी जानकारी है मेरे पास जी। उसके आधार पर कह रहा हूं कि वोटर से कनेक्ट करने की आज देश में किसी दूसरे नेता के पास वो क्षमता नहीं है। और ये भी बता दूं कि यही नहीं, और जब राजनीति में आए हैं और प्रधानमंत्री हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं, विदेशों में भी सब लोग जानते हैं, विदेशों में तो आरएसएस वाले नहीं बैठे इनका प्रोपेगेंडा करने के लिए, या रूस और अमेरिका दोनों से। और फॉरेन पॉलिसी जो नेहरू जी की रखी थी नॉन अलाइंड, वो इन्होंने नॉन अलाइंड आज भी रखी है। फर्क इतना है कि उस समय भारत के यूएनएससी में भारत के मित्रों में केवल रूस था और आज चाइना को छोड़ के सब हैं यूएनएससी में। तो ये फर्क हुआ है। तो ये कनेक्ट होने की इनकी क्षमता है। जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री होते हुए यूएस ने वीजा ना दिया हो और अब वो लोग इतना कनेक्टेड फील करते हैं, तो मोदी में कनेक्ट करने की क्षमता है। इसी जैसे मैंने कहा कि कैरिस्मेटिक लीडर बनेंगे, कैरिस्मेटिक लीडरशिप की तरफ हैं वो, तो जिसको हम करिश्माई नेता कहते हैं, तो उस ओर वो अग्रसर हैं। और ये भी मैं बता दूं कि इवेंट मैनेजमेंट हम मान लेते हैं, आप उसे इवेंट मैनेजमेंट कहें, वो दूसरा नाम दे सकते हैं कि मन की बात भी कह सकते हैं, वो भी एक कनेक्ट करने की उनका तरीका है। तो इसमें मैं समझता हूं कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सक्सेना जी भी कह रहे थे वोटर बिहेवियर का आपने अध्ययन किया,
और आपने कहा कि मोदी ने कनेक्ट किया, ये वोटर बिहेवियर क्या है और इससे कनेक्ट होने के लिए केवल आप इवेंट मैनेजमेंट करते हैं या क्या करते हैं? ये वोटर बिहेवियर के रूप में आपका क्या अध्ययन रहा? मैं समझा नहीं आप इसको। आपने भी कहा कि वोटर बिहेवियर पर हमने अध्ययन किया। हाँ, वोटिंग बिहेवियर पर। हाँ। तो ये जो वोटिंग बिहेवियर था उस पर आपका क्या अध्ययन रहा? क्या आपने पाया कि ये वोटर क्या सोचता है, कैसे वोट देता है, क्या होता है, ये मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, उस समय जो हमारे जो निष्कर्ष थे उस प्रोजेक्ट के, जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट था, उसके निष्कर्षों में एक चीज थी कि करीब 60% वोटर कमिटेड होता है जी, किसी ना किसी पार्टी से। वो कमिटमेंट बदलता भी रहता है, क्योंकि हम जानते हैं 84 तक उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, कांग्रेस का सबसे ज्यादा कमिटेड वोटर था 84 तक, और जो 89 तक सरकार चली, 89 के बाद वो कमिटेड वोटर छिटक गया। रीजंस अलग हों, रीजंस डिफरेंट है, उनकी मैं एनालिसिस किया, यहाँ पे वो समय नहीं है। ठीक बात है। तो मैं कह रहा हूँ कि वो जो कमिटेड वोटर होता है, आज उत्तर प्रदेश में भाजपा का सबसे ज्यादा कमिटेड वोटर है। तो कमिटेड वोटर तो चाहे इवेंट मैनेजमेंट हो या ना हो, जो जिसने सोच लिया है वो कोई सोने का बन के आ जाएगा, तब भी उसे तो उन्हीं को वोट देना जिनके प्रति वो कमिटेड है। वो चाहे जितने अच्छे या बुरे हो, उसका कोई मतलब नहीं है। 10% वोटर जो होता है वो फ्लोटिंग होता है, जो प्रचार से उस समय के मुद्दे सफलतापूर्वक उठा ले, क्योंकि इलेक्शन में इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मुद्दे। लेकिन हमारे यहाँ इस समय मुद्दे कम हैं। मुद्दे रियलिस्टिक होने चाहिए। मुद्दे वो नहीं होने चाहिए कि नॉन इशू को आप इशू बना लें या माइनर इशू को मेजर इशू बना लें। ये मुद्दे उठाना नहीं है। आप जेन्युइन मुद्दे उठाएं जो कि जनमानस की भावना को सूट करते हैं। अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। क्या भारत की जनमानस या भारत के जो एक एवरेज इंडिविजुअल है, क्या उसको क्या वो इस पर विश्वास करेगा कि मोदी चोर है? नहीं करेगा। ये नारा लगा चौकीदार चोर है, मैंने प्रिडिक्ट कर दिया था कि इस नारे से इनका बहुत नुकसान होने वाला है, और नुकसान हुआ। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें जनता की नब्ज को मालूम होना चाहिए, उसके नैरेटिव क्या है, उसके माइंडसेट क्या है। उस माइंडसेट का अगर हमें थोड़ा सा आइडिया होता है तो, और लास्ट में मैं ये कहूँगा, ये जो करीब 20% लोग होते हैं वो गुण दोष के आधार पर किसी से कमिटेड नहीं होते, किसी पार्टी के गुलाम नहीं होते, किसी के डिक्टेट पे नहीं चलते, वो अपना स्वतंत्र निष्कर्ष लेते हैं गुण दोष के आधार पर। और मेरा मानना है वही डिसाइड करते हैं इलेक्शन रिजल्ट्स को। ये हमारी फाइंडिंग्स थी उस प्रोजेक्ट तो की। क्या मैं ये मानूं कि मोदी एक ऐसे कुशल राजनीतिक है जो जनता की नब्ज को समझते हैं, जनता के माइंडसेट को समझते हैं और उसी के अनुसार हाँ पॉलिसी बनाते हैं, कार्यक्रम बनाते हैं, एजेंडा तय करते हैं। बिल्कुल जी, उनमें अद्भुत क्षमता है। इंदिरा जी में भी क्षमता थी, ठीक, हाँ, और इनमें भी ये क्षमता है। और इस बीच में इंदिरा जी के इनके बीच में किसी में क्षमता नहीं थी कि पब्लिक की नब्ज को जाने, और पब्लिक की नब्ज को जाने बिना, और जो पब्लिक की नब्ज जान लेता है और उससे उसको लाभ मिलता है, तो उसको पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट मिलता है। ठीक बात है, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट मिलता है। अगर हमने 2 इवेंट किए मान लीजिए, और 2 इवेंट से हमें 4% वोट का लाभ हो गया, तो हम फिर 4 इवेंट करेंगे जिससे हमें 8% का लाभ हो। और एक और चीज आप देखें, जो भाजपा
आखिरी वर्ष चुनाव में नहीं आती है, वो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग चुनावी मोड में रहती है। और छोटा बड़ा चुनाव नहीं। हैदराबाद में जो निकाय चुनाव हुआ था, आपने देखा होगा, उस निकाय चुनाव में वहां पे कोई उनकी उपस्थिति नहीं थी, लेकिन कितने जोर शोर से उन्होंने चुनाव किया कि वो नंबर 2 पे आ गए। और जो ओवैसी साहब जो वहां थे वो उनसे पीछे हो गए। तो ये जो है इसका भी लाभ मिलता है, क्योंकि ये और दूसरी पार्टी क्या करती है, जब चुनाव आने वाला हुआ 6 महीने पहले 8 महीने पहले लगते हैं और बाकी जनता से दूर रहते हैं। तो जो जनता से थ्रू आउट कनेक्ट रहेगा उसको लाभ तो मिलेगी। ठीक बात है। हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं मोदी के विलक्षण व्यक्तित्व की, और इस चर्चा में मेरे साथ है जाने माने मनोवैज्ञानिक डॉक्टर निर्मल कुमार सक्सेना जी। सक्सेना जी, ये हमको बताइए कि मोदी की जो विलक्षणता दिखती है, नब्ज भी जानते हैं, जिस तरीके से आज कर्म पथ पर चलने को उन्होंने कह दिया, चले भी गए एक बिल्कुल अलग, तो क्या ऐसे लोगों का स्वभाव, उनकी ऊर्जा, उनका संबल, उनकी सोच, उनका चिंतन, या उनमें कोई ऐसी धुन या उनके सामने टारगेट, या फिर उन्होंने जो एक बना रखा है जुनून टाइप का, जज्बा टाइप का, उसी पर चलते रहते हैं? क्या ऐसे लोग इस टाइप के होते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, मैंने जैसा कहा था, ये पॉजिटिविटी हाँ बेस्ट डेवलप होती है पेरेंटिंग से। पेरेंट्स मान लीजिए, अगर बच्चे को, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि एक क्लास में 30 बच्चे हैं और सबकी मम्मी, और छोटा क्लास है, 4-5 साल का बच्चा है, हर मम्मी ये चाहे कि हमारा बच्चा क्लास में फर्स्ट आए, तो संभव नहीं है। और बच्चा 10th या 12th आता है तो बच्चा कहीं से खराब नहीं है, लेकिन बच्चा एक मेंटल मैचिंग प्रोसेस में इंडल्ज करता है कि हमारी मम्मी चाहती है फर्स्ट आए और हम 12th आ रहे हैं, तो पेरेंटल रिजेक्शन परसीव कर सकता है। उसमें इनसिक्योरिटी, एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिव से ये सारे ट्रेट्स आ सकते हैं। और वही अगर पॉजिटिव पेरेंटिंग हो तो उसकी ईगो स्ट्रेंथ बढ़ती है, उसका कैरेक्टर स्ट्रेंथ बढ़ती है, और उसकी पॉजिटिविटी बढ़ती है। और इसीलिए मैं तो अक्सर कहता हूं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे नेशन में मेंटल हेल्थ सबकी अच्छी रहे, सब पॉजिटिव रहें, तो हमें पॉजिटिव पेरेंट्स और पॉजिटिव टीचर्स चाहिए। तो पॉजिटिव पेरेंट्स और पॉजिटिव टीचर्स वही बच्चे को पॉजिटिव बना सकते हैं। क्या फ्रस्ट्रेटेड टीचर बच्चों को पॉजिटिव बना देगा? अगर टीचर फ्रस्ट्रेटेड है या मदर फ्रस्ट्रेटेड है, मदर अगर फ्रस्ट्रेटेड है, चाहे अपने हस्बैंड से, चाहे अपनी सासू माँ से, अगर फ्रस्ट्रेटेड है, तो बच्चे को वो नेगेटिव ट्रेट्स, क्यों, और किसी शेयर नहीं करेगी, अपना दुखड़ा बच्चे शेयर कर सकती है और बच्चा नेगेटिविटी में जा सकता है। और फ्रस्ट्रेशन का तो एक और विषय है, फ्रस्ट्रेशन कॉजेज एग्रेशन। जितना एग्रेशन हम देख रहे हैं, चाहे टीवी पे डिबेट्स में आप देखिए, वो चाहे फिजिकल एग्रेशन तो नहीं है, लेकिन ओरल एग्रेशन जरूर है। और जिसमें जितना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है, उतना ज्यादा एग्रेसिव बिहेवियर दिखाई देता है। तो फ्रस्ट्रेशन का क्वांटम और एग्रेशन का क्वांटम बराबर होता है। कम फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति होगा वो इतना वायलेंट नहीं होगा, ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होगा, किसी तरह का फ्रस्ट्रेशन हो। तो
ये जो इस तरह के व्यक्तित्व जैसे मोदी जी का, ऐसे बहुत व्यक्तित्व होंगे, अकेले मोदी जी को इसमें नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि उनको अपॉर्चुनिटी मिली तो लीडर इन सिचुएशन, जो लीडर्स होते हैं ना, कुछ तो होते हैं जन्मजात लीडर होते हैं, ऊपर से टपका दिए जाते हैं, प्रजातंत्र में राजतंत्र चलाते हैं, तो ऐसे भी लीडर होते हैं। लेकिन कुछ लीडर होते हैं जो मास लीडर होते हैं, और मास लीडर होते हैं, और जो मास लीडर होता है उसके लीडरशिप में सस्टेनेबिलिटी रहती है, वो सस्टेन करती है लीडरशिप, अगर मास लीडर है। गांधी जी मास लीडर थे, तो मास लीडरशिप एक अलग चीज है। तो इस तरह के बहुत होंगे, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मोदी जी को मिल गई, तो मोदी जी ने उस अपॉर्चुनिटी को बना लिया। मैं ये नहीं कहता कि मोदी जी सबसे विद्वान अभी कोई अगर नेता हुआ है साइकोलॉजिकली जो उसके है, वो सीआर राजगोपाल हुए हैं। उनसे ज्यादा आईक्यू किसी की थी ही नहीं, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट थे। लेकिन तो सफलता के बहुत से फैक्टर्स होते हैं, उनमें लीडरशिप एक ये भी है कि लीडर अपॉर्चुनिटी से, इनको अपॉर्चुनिटी मिली। अपॉर्चुनिटी क्या मिली कि जब वो वहां पे भाजपा में ही जब कलह थी, तो उनको बुला के कहा गया, ये तो आरएसएस के वर्कर थे, प्रचारक थे, इनसे कहा जाओ तुम वहां के मुख्यमंत्री बनो। ही वॉज सरप्राइज्ड। तो इनके अडवाणी जी ने या अटल जी ने इनमें कुछ ट्रेड देखा होगा, इनको भेज दिया, इनको अपॉर्चुनिटी मिल गई, उन्होंने उसको बना लिया। तो इस तरह के बहुत होंगे जिनको अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो कहीं इनसे भी अच्छा काम करें, तो ऐसा नहीं है। लेकिन इनमें ये जो गुण आए हैं, मेरा मानना है इस तरह के गुण, इनमें इस तरह के गुण पेरेंटिंग से आते हैं। और आज के पेरेंट्स को खास तौर पे मैं आई लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि पेरेंट्स को एक संदेश दूं कि भाई केवल एकेडमिक लर्निंग पर बल मत दो। आज पेरेंट्स क्या करते हैं कि एकेडमिक लर्निंग पर बल देते हैं कि 99% 96% है, सोशल इमोशनल लर्निंग पर भी बल दो। ठीक बात है, जिसमें ऑप्टिमिज्म है, होप है, रेजिलियंस है, स्ट्रगलर बनाओ। केवल एकेडमिक, अगर एकेडमिकली आपने उसे बहुत हाई भी कर दिया और सोशल इमोशनल लर्निंग में पुअर है, तो सफल नहीं होगा। ठीक बात। दूसरा एक और भी होता है कि मोदी के बारे में एक बात और होती है कि ऐसे अवसर का लाभ भी उठाते हैं, इसमें भी दो राय नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसे मुद्दे भी होते हैं जिनमें देखा जाता है कि मोदी पूरी तरीके से चुप रहते हैं। जैसे अगर आप देखें चीन का मुद्दा हुआ, या 15 लाख की बात होती है, या बेरोजगारी की बात होती है, महंगाई की बात होती है, नोटबंदी को लेकर के क्लैश होता है, जीएसटी को लेकर, माने खास तौर से अर्थव्यवस्था को लेकर के, उस समय जो मोदी इग्नोर करते हैं, क्या ये भी उनकी अपनी एक नीति है? देखिए, जनता सब समझती है जी, और जनता ये अच्छी तरह से जानती है कि महंगाई का मुद्दा कोरोना के बाद जो बढ़ा है, और प्रबुद्ध जनता ये भी जानती है कि 4 से 14 तक इन्फ्लेशन रेट कितना था और उसके बाद इन्फ्लेशन रेट कितना है, जनता ये भी जानती है। और जनता ये भी जानती है कि महंगाई दूसरे, यानी 2 कारण, उसका पहला कारण तो कोरोना था, उसमें जॉब लूज हुए, तमाम चीजें हुई, कोरोना से अर्थव्यवस्था पूरे दुनिया की चरमराई, अपेक्षाकृत भारत की कम चरमराई, चरमराई यहाँ भी, लेकिन अपेक्षाकृत कम चरमराई। और मेरे पास तो सारी दुनिया के आंकड़े हैं, मैं थोड़ा अवेयरनेस रखता हूँ, तो कंपेयर कर। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ अभी भी इस पीरियड में दूसरा कारण क्या होगा, जो युद्ध जो हो रहा है, इससे भी दूसरे देशों की
ज्यादा चरमराई हमारे यहाँ का। कल्पना कीजिए जैसे पाकिस्तान और दूसरे देशों में पेट्रोल और डीजल बहुत महंगा हो गया। कल्पना कीजिए कि अगर रूस ने हमको तेल नहीं दिया होता तो हमारे यहाँ भी उतना ही महंगा होता। तो हमारे यहाँ कुछ थोड़ा बहुत नियंत्रण तो है, अगर आप उसको ईयर वाइज देखें। तब तो न सुनने का कारण या उस पर कोई प्रतिक्रिया न देने का कारण यही मानते हैं कि मोदी ये समझते हैं कि जनता सब जानती है। एक ये भी समझते हैं। हाँ, और दूसरा, अच्छा, मोदी जी जवाब कम देते हैं। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ। वो हर एक का, जब चौकीदार चोर कहा गया तो मोदी जी ने ये थोड़ी कहा मैं चोर नहीं हूँ, चोर कहने वाला चोर है, ये तो नहीं कहा मोदी जी ने। चुपचाप सुनते रहे और समझ रहे थे वो ये कि अच्छा हो ये, और ऐसे नारा लगाए। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मोदी जी जो सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं वो इस वजह से सुरक्षित हैं कि उनके सामने जो लाया जाता है या जो लाए जाते हैं वो क्षमताओं में उनसे बहुत पीछे, बहुत पीछे, कोई मुकाबला नहीं, कोई मुकाबला। ठीक बात। और मैं तो ये कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में इतने अच्छे अच्छे नेता अभी भी बचे हैं और उनको अगर प्रोजेक्ट किया जाए, क्योंकि एक चीज है जहां भाजपा अजय नहीं है, मैं बराबर कहता हूँ, जहां जहां भाजपा का विकल्प मिला भाजपा को हरा दिया। मध्य प्रदेश में भी पहले, वो तो बाद में, ठीक बात। मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी, राजस्थान में भी, दिल्ली में भी। दिल्ली में तो भाजपा का सूत्र ही साफ हो गया। लेकिन जनता केंद्र में भाजपा का विकल्प जो कांग्रेस प्रस्तुत करती है उसको विकल्प नहीं मानती। ठीक बात। और मेरा ये कहना है कि जब तक वो विकल्प है मोदी जी पूरी तरह सुरक्षित। बहुत अच्छी बात। एक अंत में और सवाल आपसे। अभी आपने कहा मैं कांग्रेसी रहा, ये है, और मैं भाजपा में नहीं हूं, लेकिन मोदी को आप मानते हैं। कौन सा ऐसा गुण विशिष्ट मानते हैं, सबसे बड़ा गुण मानते हैं मोदी में, जिसके कारण आप उनको चाहते हैं? देखिए, उनके जो बहुत गुण हैं। एक तो ऑनेस्टी, ठीक बात है, क्योंकि कोई चार्ज लगा नहीं सकता। अगर जो चार्ज लगाएगा खुद गड्ढे में गिरेगा। ठीक। चौकीदार चोर है ने गड्ढे में गिरा दिया। तो एक तो ये गुण उनमें है। दूसरे है कि वो 15-16 घंटे काम करते हैं, मेहनत करते हैं। और तीसरा है कि वो पहले देश की सोचते हैं, नंबर 2 पर अपनी पार्टी की सोचते हैं। ठीक बात है। देश और पार्टी दोनों की सोचते हैं। कुछ लोग पहले अपने परिवार की सोचते हैं, अपने पार्टी की सोचते हैं, फिर देश की सोचते हैं। तो ये जो है डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर जो है वो डिफरेंट है। ठीक। इनकी पहली सोच देश है। ठीक बात है। और अपने लिए शायद ये चौथी कैटेगरी होगी। ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे ढंग से मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया और निश्चित रूप से ये बात मानने की है कि मोदी जी सबसे पहले देश, उसके बाद पार्टी और फिर निजी संबंध, परिवार सब सोचते हैं। और यही वजह थी कि आज मां के महाप्रयाण के बाद तत्काल अपने कर्म पथ पर चले गए। और इसका एक बहुत बड़ा आधार हमारे सक्सेना जी ने बताया कि व्यक्ति में अगर सकारात्मकता होगी, सकारात्मक ऊर्जा है मोदी में, यही कारण है कि वे सफलता की ओर बढ़ रहे हैं और वो जनता की नब्ज को भी जानते हैं। निश्चित रूप से अगर वो करिश्माई पुरुष के रूप में उभर रहे हैं तो भी कोई ताज्जुब की बात नहीं है। और ऐसी तुलना इंदिरा गांधी से भी की डॉक्टर सक्सेना ने, और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में मोदी इस देश के लिए
एक निश्चित रूप से सिरमौर होकर के उभरेंगे और अपने वैशिष्ट्य से, अपने गुणों से जनमानस को, राजनीति को एक सबल संदेश भी देंगे। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।